तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है आप सभी के सामने। सुहासिनी इज अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। क्या बोलेंगे? सुहासिनी क्या है बेटा? रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। ठीक है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सॉफ्टवेयर बना रही है। ठीक है, हाँ। ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ, ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ, इल हेल्थ का बेटा मतलब क्या हो गया बेटा कि सुहासिनी जी बीमार पड़ गई। सुहासिनी जी क्या पड़ गई बेटा? बीमार पड़ गई। सुहासिनी जी बीमार पड़ गई। शी कुड नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। और साहब बीमार पड़ने के कारण उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और वो कोई किसी प्रकार की सर्विस नहीं दे पाई अक्टूबर के महीने के लिए, यानी अक्टूबर मंथ के लिए उन्होंने कोई किसी प्रकार की सर्विस नहीं दी। हाउएवर शी हैड टू इनकर ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हर ऑफिस। लेकिन बेटा ऑफिस तो चालू रहेगा ना। अगर ऑफिस में कभी कभी क्या होता है बेटा, अपन के आर्टिकलशिप के टाइम में आप सबको पता है बॉस कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। तो बेटा बीमार पड़ जाते हैं बॉस, तो आर्टिकल को क्या स्टाइफंड नहीं मिलता? मिलता है साहब। चाय वाला नहीं आता सर ऑफिस में, चाय वाला भी आता है। क्या ऑफिस में कचौरियाँ नहीं आती बेटा? नाश्ता नहीं आता, नाश्ता भी ऑफिस में आता है। तो जो काम जैसे होता है बेटा वो वैसे ही होता रहता है। अगर बॉस बीमार पड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से अगर सुहासिनी जी भी बीमार पड़ गई तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तो इनकर करके चलने ही पड़ेंगे साहब, वो तो इनकर करके चलने ही पड़ेंगे। ठीक है सर? हाँ सर, समझ में आ गई बात। आगे क्या लिखा बेटा इन्होंने? शी पेड 75,000 टू वेरियस वेंडर्स। अकॉर्डिंगली देखो उन्होंने क्या करा, 75,000 रुपये का टोटल पेमेंट करा सभी वेंडर्स को। टोटल जीएसटी इन्वॉल्व्ड ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्यूर्ड बाय हर इज 13,500, 13,500। तो टोटल उन्होंने जो पेमेंट करा बेटा देखो 75,000 का जो टोटल पेमेंट करा ना, इस 75,000 के अंदर टोटल जीएसटी इन्वॉल्व कितना था? टोटल जीएसटी इन्वॉल्व था 13,500 रुपीज़ का। ठीक है, तो 75,000 के पेमेंट में 13,500 का टोटल जीएसटी इन्वॉल्व था। आउट ऑफ द टोटल बिल्स पेड बाय हर, वन बिल फॉर ₹15,000 रिलेट्स टू सिक्योरिटी सर्विसेज अवेल्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ हर ऑफिस। ओके, यानी सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठता है दोस्त ऑफिस के, वो ऑफिस का पूरा ध्यान रखता है। ऑफिस के अंदर बैठता है, बाहर बैठता है, जहाँ भी बैठता है दोस्त, कहीं भी बैठता है, उससे अपन को मतलब नहीं है। अपन को तो ये बात है साहब कि सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस सुहासिनी जी ने ली है। क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस सुहासिनी जी ने ली है। टैक्स ऑन विच इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। और आप सभी जानते हैं बेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट लेता है तो आपको टैक्स जो है वो आरसीएम में देना पड़ता है। ये 13/2017 13/2017 जो नोटिफिकेशन नंबर है सीटीआर, उसके अंदर आप पढ़कर चलते हो। पढ़ के चलते हो कि नहीं चलते हो सर? पढ़ के चलते हैं। ठीक है ना, आरसीएम वाला जो चैप्टर बेटा अपना। जीएसटी इन्वॉल्व इन सच बिल इज 2700। ओके, यानी सर उस बिल के अंदर जो 15,000 का बिल है ना, ये देखो बेटा जो 15,000 का बिल है ये वाला, इस 15,000 के बिल के अंदर 2700 का जीएसटी इन्वॉल्व है। मतलब वो जीएसटी जो मुझे आरसीएम में पे करना है वो कितने का है? 2700 का। सुहासिनी जी इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नो जीएसटी इज पेएबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज शी हैज सफिशिएंट बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन सिक्योरिटी सर्विसेज। बेटा सुहासिनी जी को ऐसा लगता है, क्या लगता है सर? सुहासिनी जी को ऐसा लगता है साहब कि अक्टूबर महीने में उनके पास सफिशिएंट क्रेडिट पड़ा है साहब। सर सफिशिएंट क्रेडिट का मतलब फुल आईटीसी, बहुत सारा आईटीसी पड़ा है। तो उनके पास इतना सारा आईटीसी पड़ा है साहब कि उनको लगता है मेरे को कैश लेजर से पेमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है कि साहब कैश लेजर से पेमेंट ही नहीं करना पड़ेगा, सारा का सारा आईटीसी यूज़ कर लेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं साहब, बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि आरसीएम का टैक्स के लिए, आरसीएम के टैक्स के लिए क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी पूरा डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ बोला है कि जो बच्चे जानते हैं उनको याद आ गया होगा साहब, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो आपने पढ़ तो रखा है और पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा साहब कि किसके लिए, आरसीएम के टैक्स के लिए आप किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों? क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते साहब। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डू यू थिंक सुहासिनी जी इज करेक्ट? क्या सुहासिनी करेक्ट है? एक्सप्लेन विद रीजंस। रीजन भी देके बताओ साहब कि क्या सुहासिनी जी का सोचना सही है कि नहीं है। आ जाए नोटिंग पे सर। एक बार अमाउंट देख लो बेटा, 75,000 का टोटल पेमेंट था जिसमें 13,500 का जीएसटी था। 15,000 का 75,000 में से 15,000 का एक बिल ऐसा था, वन बिल, जिसमें 2700 का क्या था? जीएसटी था, जो हमें आरसीएम में पे करके चलना था। बेटा किस में पे करके चलना था? आरसीएम में पे करके चलना था। देखो लास्ट जो अपन ने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद की नोटिंग अब अपन चालू करेंगे यहाँ पर। और ये है बेटा आपके पास कौन सा क्वेश्चन? अरे यार बताओ ना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ डालूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को?
नहीं सर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा टोटल पेमेंट कितना है, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे मेरे को बता देंगे कि सर टोटल पेमेंट इतना है। बोलो बेटा टोटल पेमेंट कितना है। टोटल पेमेंट है बेटा 75,000 और इसके अंदर टोटल जीएसटी इन्वॉल्व कितना है। यानी अगर मैं ऐसे लिख दूँ बेटा, टोटल ब्रैकेट में टोटल जीएसटी इन्वॉल्व कितना था बेटा 13,500, राइट। एक बार देख लेंगे चल के वापस बुक के अंदर, आई होप 13,500 ही था। इसलिए बेटा मैं कहता हूँ अमाउंट याद कर लो यार, अमाउंट फिर बुक चेंज करनी पड़ती ना। 15,000 नहीं, हाँ 13,500 था और 15,000 पे 2,700 था। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर दो चीज़ें थी, देखो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इसके अंदर कितनी चीज़ें थी बेटा, दो चीज़ें थी। पहला आपके पास में जो था वो था 15,000 का एक बिल था और बाकी रिमेनिंग दूसरे बिल थे बेटा। तो अगर मैं 75,000 में से 15,000 माइनस कर दूंगा बेटा तो 60,000 मेरे पास में निकल कर आएगा। यानी बाकी 60,000 की सप्लाईज थी। मेरे को सप्लाईज कितने की थी, 60,000 की, और उनमें से एक सप्लाई कितने की थी बोलो, 15,000 की। 15,000 वाले पे बेटा जीएसटी कितना था, 2,700। बोलो हाँ क्या ना, हाँ। तो बेटा बाकी पे कितना होगा, अगर टोटल पे 13,500 था उसमें से 2,700 हटा देंगे तो आएगा 10,800 बेटा, 10,800। ठीक है सर, जिसमें से अच्छी तरह से हमें क्वेश्चन में बता दिया गया साहब कि ये एफसीएम में पे हो गया, यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो बेटा ये जो था ये एफसीएम में पे हो गया, मतलब मैंने खुद ने ही टैक्स किसको दे दिया, बोलो, मैंने खुद ने ही टैक्स सप्लायर को दे दिया, उस इंसान को दे दिया जिससे मैं सर्विस लेकर आया हूं, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को पे कर देगा। समझे कि नहीं समझे साहब, समझ में आ गई बात। लेकिन 15,000 का एक बिल ऐसा है बेटा जिसपे जीएसटी बनता है 2,700 का, और इसके रेस्पेक्ट में पेमेंट मुझे खुद करनी पड़ेगी। ये बेटा हम अच्छी तरह से जानते हैं रिवर्स चार्ज के अंदर। अभी वो भी डिस्कस करेंगे साहब कि रिवर्स चार्ज कहाँ से आता है, कैसे आता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अपन को पता है बेटा रिवर्स चार्ज के अंदर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। रेसिपिएंट को खुद को ही टैक्स पे करके चलना पड़ता है। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक आता है बेटा सेक्शन, आप सब अच्छे से जानते हो इस सेक्शन को, और वो सेक्शन है बेटा सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर 4, मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर से। कौन से चैप्टर से, मैनर ऑफ पेमेंट, सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर 4 बेटा। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी ई क्रेडिट लेजर, क्या बोला मैंने, ई क्रेडिट लेजर can be used for the payment of आउटपुट टैक्स। क्या बोला बेटा मैंने, आउटपुट टैक्स, यानी आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए। देखो बेटा इंपॉर्टेंट शब्द ये हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी है, आउटपुट टैक्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, आउटपुट टैक्स। ठीक है कि नहीं है, हाँ सर ठीक है, आउटपुट टैक्स। और बेटा आउटपुट टैक्स किसे बोलते हैं, अब अगली लड़ाई ये है, द नेक्स्ट फाइट इज कि व्हाट इज आउटपुट टैक्स। क्योंकि आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए ही आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए ही आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ के ना, हाँ सर। और बेटा अगर आप उसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कर सकते हो तो ये पता होना चाहिए साहब आपको कि वो चीज़ क्या है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। तो बेटा आउटपुट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट टैक्स कहाँ समझा रखा है, तो बेटा एक दूसरा सेक्शन आता है, एक प्यारा सा सेक्शन जिसका नाम है बेटा सेक्शन नंबर 282। क्या बोला मैंने, सेक्शन नंबर 282, यानी 2 क्लॉज 82 डेफिनेशन वाला सेक्शन। और वहां पर बेटा आउटपुट टैक्स को डिफाइन कर रखा है, और वहां पर बोला बेटा आउटपुट टैक्स मीन्स एवरी टैक्स, कोई सा भी टैक्स जीएसटी के अंदर। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं बोल रहा, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आउटपुट टैक्स क्या होता है। बेटा आउटपुट टैक्स मीन्स एवरी टैक्स अदर देन टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ओ क्या बोला मैंने, मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे साहब। मैंने बोला आउटपुट टैक्स का मतलब बेटा एवरी टैक्स अंडर जीएसटी, एवरी टैक्स अंडर जीएसटी अदर देन टैक्स पेएबल। क्या बोला, अदर देन टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज बेसिस। ओके, बात समझ में आ गई साहब, अदर देन टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी बेटा रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो टैक्स पे करना है उसको छोड़कर जो भी टैक्स है, क्या बोला, उसको छोड़कर जो भी टैक्स है, मैंने लिखा बेटा अदर देन,
इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये यहाँ फोकस करना है, अदर देन मतलब उसको छोड़कर बेटा जो भी टैक्स है वो आउटपुट टैक्स है, यानी उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी सर बात ये हो गई कि रिवर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी बेटा अगर हम कंबाइंड रीडिंग करें, क्या लिखूं? अगर मैं लिखूं साहब कंक्लूजन, अगर मैं लिखूं क्या लिखूं बेटा? कंक्लूजन की ऑन दी, क्या लिखूंगा बोलो? मैं लिखूं बेटा ऑन दी कंबाइंड रीडिंग ऑफ, ऑन दी, अच्छे बच्चों, ऑन दी कंबाइंड रीडिंग, ऑन दी कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर 4 एंड section number 2 clause 82 on the combined reading of section 49(4) and 282 it is clear that input tax credit contained in the e-credit ledger cannot be used for the payment of tax अंडर, क्या लिखे बेटा? टैक्स अंडर RCM। गलत बोला कुछ मैंने ये बोला बेटा कि ऑन द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर 4 एंड क्लॉज 282 इट इज क्लियर दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर RCM। अकॉर्डिंगली बेटा अपन क्या बोल के चलेंगे? अकॉर्डिंगली the contention of सुहासिनी CHINI SHINI है ना बेटा? स्पेलिंग गलत हो बेटा नाम की तो माफ करना, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली द कंटेंशन ऑफ सुहासिनी इज दैट, पहले कंटेंशन लिख दे बेटा, उनका कंटेंशन क्या था, ठीक है? अकॉर्डिंगली द कंटेंशन ऑफ सुहासिनी that ITC can be used for the payment of tax under RCM is incorrect, therefore tax under RCM can only be paid, क्या लिखेंगे? can only be paid through the, क्या लिखेंगे? can only be paid through the इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी सिर्फ और सिर्फ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे किया जा सकता है RCM वाला टैक्स। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोले मेरे अच्छे बच्चे मेरे को बताएंगे सर समझ में आ गया। बेटा सिंपल सी बात मैंने ये बोली कि साहब अगर आपको टैक्स पे करना है करो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल करो, लेकिन वो सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए। और जब हमने आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन जाके पढ़ी बेटा तो वहां पर हमको एक चीज समझ में आई, और वो ये समझ में आई कि आउटपुट टैक्स में RCM वाला टैक्स नहीं आता। यानी बेटा ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल, यानी आपके ITC का इस्तेमाल RCM वाले टैक्स के लिए नहीं किया जा सकता। बस इतनी सी बात थी, सुहासिनी जी को पता नहीं थी साहब, तो सुहासिनी जी हमारी कहने लग गई कि नहीं 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 हम तो ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कर लेंगे, ITC का इस्तेमाल कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे कर लोगे साहब, कानून के बाहर थोड़ा ना जा सकते हो आप।
कानून के बाहर नहीं जा सकते बेटा। तो इसलिए हमने क्या बोला उनको बोला सुहासिनी जी बात को समझिए। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 82 रीड विद सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर 4 पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा साहब कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि कानून में बेटा आप वही कर सकते हो जो कानून में लिखा है, उसके बाहर जाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आई होप बेटा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। सर समझ में आ गया। अब बेटा ये तो है अपने क्वेश्चन की बात। देखो ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो मुद्दा था उसको अपन ने एक्सप्लेन इन ब्रीफ कर दिया, दोनों सेक्शन समझा दिए, डायग्राम बना दिया और बात समझा दी कि बेटा ये जो पेमेंट है ना कितने का 2700 का, ये आपको उससे करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर टैक्स अंडर आरसीएम कैन ओनली बी पेड थ्रू द ई कैश लेजर, दैट इज अमाउंट 2700 शुड बी पेड थ्रू द ई कैश लेजर। उसके बाद में आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बेटा आरटीपी का एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा रखा है, एक आरटीपी का क्वेश्चन भी शायद मैंने सॉल्व करवा रखा है, और हाँ मैंने करवा रखा है, वो भी आप देख लेना, शायद अमेंडमेंट वाली क्लास में मैंने उसे करवा रखा है। एक आरटीपी का क्वेश्चन है जहाँ पर हमने आरसीएम में टैक्स पे करा है और उसे ई कैश लेजर के थ्रू ही हम पे करके चले हैं। अब आती बात एक टॉपिक की, टॉपिक ये रहेगा बेटा, इसमें मैं आपको एक नोटिंग एक्स्ट्रा करा देता हूँ, ठीक है, कि बेटा कौन कौन से टैक्स आउटपुट टैक्स नहीं होते, ये आप नोटिंग एक्स्ट्रा कर लो। मेरी बात को समझना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन का जो आंसर था वो खत्म हो चुका है, मैं उसके अलावा एक एक्स्ट्रा नोटिंग आपको करा के चल रहा हूँ स्टार लगा के। और इसमें अपन लिखेंगे बेटा कि द फॉलोइंग टैक्सेस, क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग टैक्सेस आर not output tax, the following taxes are not output tax, are not output tax under GST। बेटा GST के अंदर इन टैक्सेस को क्या नहीं माना जाता बेटा, आउटपुट टैक्स नहीं माना जाता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने बोला द फॉलोइंग टैक्सेस आर नॉट आउटपुट टैक्स अंडर GST। सर कौन कौन से टैक्सेस को आउटपुट टैक्स नहीं माना जाता, हमें भी बताओ। तो मैंने कहा यही तो नोटिंग करवा रहा हूँ दोस्त मैं आपको, ठीक है, यही तो नोटिंग मैं आपको करवा रहा हूँ। आ जाओ फटाफट से नोट कर लो। नंबर 1 बेटा अभी अभी देख कर आए, टैक्स अंडर आरसीएम, टैक्स अंडर आरसीएम। तो बेटा आरसीएम में जो टैक्स होता है वो नहीं आता। दूसरे नंबर पे आप नोटिंग करेंगे बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो टैक्स लगता है ना बेटा, टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। याद करो आप जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो बेटा होम कंजम्पशन वाली, तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ता है, याद है? हाँ सर याद है। सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन नंबर 7 ऑफ कस्टम्स एक्ट, जहाँ पर चार्जेबिलिटी आती है, 3(7) में आईजीएसटी की चार्जेबिलिटी आती है और 3(9) में कंपनसेशन सेस की चार्जेबिलिटी आती है। आप अच्छे से ये बात जानते हैं। तो बेटा वो भी आपका आउटपुट टैक्स नहीं है, उसको भी पे करने के लिए आप क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बेटा तीसरे नंबर पर आता है आपका TDS TCS, आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सेक्शन नंबर 51 और सेक्शन नंबर 52। इन दोनों का इस्तेमाल बेटा जो होता है वो आपका कैश लेजर के थ्रू ही होता है। तो आपको किसी भी तरीके से अगर TDS और TCS का पेमेंट करना है तो आपको इसके लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बोलो? आपको इसके लिए कैश लेजर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेटा मैं आपके यहाँ पर एक ऐसे करके लाइन खींच देता हूँ कि इनके पेमेंट के लिए यू कैन नॉट यूज़, क्या बोलेंगे साहब, यू कैन नॉट यूज़ ई कैश लेजर। तो बेटा ई, क्या बोला मैंने, ई कैश लेजर का ही इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। इसके लिए बेटा आप ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल बोले बेटा नहीं कर सकते। तो इसके लिए ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते साहब, इसके लिए आपको ई कैश लेजर का ही इस्तेमाल करके चलना पड़ेगा। आई होप बेटा बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आई होगी बात। और मैं बात कर रहा हूँ आउटपुट टैक्स की, किसकी, आउटपुट टैक्स। बेटा ये क्या हो गया, हटा दें इसको, हाँ सब हटा दो, ठीक है। हेलो, आई होप मज़ा आ गया होगा साहब। ये पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ कवर करा दिया, ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। तो बेटा इसी के साथ चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। आई होप यहाँ तक आपको पक्का समझ में आ गया। चलें सर, हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि XY ऑफ कोलकाता इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा XY है, कोलकाता की कंपनी है, कलकत्ता बोल सकते हो, कोलकाता बोल सकते हो, जो चाहे बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। तो इट पेज GST अंडर रेगुलर स्कीम। तो बेटा रजिस्टर्ड है, रेगुलर स्कीम में पे कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया साहब कि ये रजिस्टर्ड एंटिटी है। और रजिस्टर्ड किसमें बेटा, रेगुलर स्कीम में, ना कि कंपोजिशन स्कीम में। तो कंपोजिशन स्कीम में साहब ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड है हमारे पास किसके अंदर, रेगुलर स्कीम के अंदर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय इट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। फिर से बेटा जून और जुलाई,
मैंने कहा ना इनको गर्मी के ही महीने पसंद है, ये आरटीपी इन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। ठीक है, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। आ रहा है बेटा इसके अंदर पेमेंट अमाउंट रिसिप्ट अमाउंट, क्या लिखा है, पेमेंट अमाउंट रिसिप्ट अमाउंट। बेटा यानी ये जो मैंने पेमेंट किया, तो पेमेंट करते हैं तो बेटा आईटीसी आती है, पेमेंट करते हैं तो आईटीसी आती है, और जब हम टैक्स लेते हैं यानी रिसिट्स लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो बेटा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती है, आउटपुट लायबिलिटी आती है। तो यहाँ आउटपुट लायबिलिटी आती है, जब हम पैसा किसी से लेते हैं तो साथ में टैक्स भी लेते हैं, तो इसलिए क्या आती है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी आती है यहाँ। और जब मैं पैसा देता हूँ तो मैं टैक्स देता हूँ तो मुझे क्रेडिट मिलता है। बोलो हाँ, हाँ सर। क्या बोल रहा है बेटा, पढ़कर चलते हैं। ये कह रहा है सर इंटर स्टेट परचेजेस ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। बेटा ऑफिस स्टेशनरी खरीदी है और उसकी इंटर स्टेट परचेज करी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1,40,000। रिपेयरिंग ऑफ लॉरी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू क्लाइंट्स लोकेशन इंट्रा इंट्रा इंट्रा। बेटा ये इंटर स्टेट था और ये इंट्रा स्टेट है, ठीक है। रिपेयरिंग ऑफ लॉरी, लॉरी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ओके। करेंगे साहब, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। याद तो आ गया होगा मेरे बच्चों को, बट फिर भी डिस्कशन करेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, मतलब बेटा मैंने इंटर स्टेट सप्लाई कराया यानी माल बेचा, ठीक है, 2 लाख का माल बेचा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ 500 कॉम्बी पैक कंटेनिंग 1 कैलकुलेटर एंड 1 डायरी। बेटा ये पढ़ते आप चिल्ला कर मुझे बोल रहे हो कि सर रुक जाओ, सर रुक जाओ यहाँ पर, और हमें ये बताओ कि ये सर पढ़ा सा लग रहा है। कॉम्बी पैक, और बेटा 1 कैलकुलेटर और 1 डायरी, और दोनों को एक कर बेचा जा रहा है। तो बेटा दोनों को एक कर बेच रहे हैं, एक साथ एक पैक बनाकर बेच रहे हैं दोनों का। तो आप सब मुझे आराम से बताएंगे और मेरे अच्छे बच्चे मुझे बताएंगे कि साहब ये क्या लग रहा है, ये मिक्स्ड सप्लाई का केस लग रहा है। बेटा कंपोजिट तो कहीं से भी नहीं है, प्रिंसिपल सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई तो नहीं लग रही सब, क्योंकि कैलकुलेटर और डायरी का बेटा आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मेल नहीं है साहब कि कैलकुलेटर खरीदोगे तो डायरी आएगी या डायरी खरीदोगे तो कैलकुलेटर आएगा ही आएगा, ऐसा कोई मेल नज़र नहीं आता। और इसीलिए क्या बोला मैंने, इसीलिए ये क्या बन रहा है, ये मिक्स्ड सप्लाई हमें लग रहा है। हालांकि सिंगल प्राइस नहीं लिखा है बेटा, नीचे अभी नोट्स दे रखे हैं, मुझे दिख रहा है, देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th कुछ दिख रहे हैं, देखो उनको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा बेटा सिंगल प्राइस दे रखी है क्या। फिलहाल के लिए अपन को किस पे फोकस करना है बेटा, फिलहाल के लिए अपन को फोकस करना है अगले पॉइंट पर, वो है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टू शुभ विधि बैंक विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स अर्बन एरिया, इन इट्स अर्बन एरिया, इन इट्स अर्बन एरिया, इन इट्स अर्बन एरिया, इन इट्स अर्बन एरिया। सर इतनी बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा एग्जामिशन रूरल एरिया को है, रूरल एरिया को, अर्बन एरिया को एग्जामिशन नहीं है। मेरे सारे बच्चे चिल्ला कर कह रहे हैं कि सर मज़ा आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि रूरल एरिया को एग्जामिशन है, अर्बन एरिया को एग्जामिशन नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर बिल्कुल आप जो बोल रहे हो हमें समझ में आ रहा है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय XY इन रिलेशन टू द अबव रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। बेटा कुछ नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 10% ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस। बेटा ये कह रहा है कि ये जो 2 लाख है ना, 2 लाख, हाँ सर ये 2 लाख है इंटर स्टेट सप्लाई, इसमें से 10% जो है वो किसको की गई है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। मतलब मेरे सारे बच्चे मेरे को बताएंगे इससे कोई इम्पैक्ट आएगा क्वेश्चन के ऊपर, इसका कोई लेना देना है, बताओ यार। एक बात बताओ मेरे को, आपने मेरे से कैलकुलेटर खरीदा, मैं तो कहता हूँ सब छोड़ो आप कैलकुलेटर की बातें, थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस मुद्दे पर। ये पहले पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है सर। हाँ बेटा मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं GST में रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, ठीक है। हाँ सर बेटा मैं गुड्स खरीद के लेके आता हूँ, मैं गुड्स परचेस करके लेकर आता हूँ, किससे, रजिस्टर्ड से। बेटा मुझे ITC मिलेगा क्या, सारे बच्चों ने बोला हाँ सर मिलेगा। बेटा मैं गुड्स परचेस करके लेकर आता हूँ अनरजिस्टर्ड से, मेरे बच्चे बताएंगे मेरे को ITC मिलेगा क्या, ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने कांटा लगा दिया साहब, यहाँ पर मैंने कहा मिलेगा और नीचे मैंने कांटा लगा दिया। बेटा मैं आगे माल बेच रहा हूँ रजिस्टर्ड को, आगे माल बेच रहा हूँ रजिस्टर्ड को। मेरे सारे बच्चे बताएंगे सर क्या मुझे टैक्स कलेक्ट करना है, क्या मुझे टैक्स कलेक्ट करना है, हाँ के ना बोलो। सर बिल्कुल करना है, ये राइट लगा दिया। बेटा मैं माल बेच रहा हूँ अनरजिस्टर्ड को, मैं माल बेच रहा हूँ अनरजिस्टर्ड को। मेरे सारे बच्चे बताओ बेटा मुझे टैक्स कलेक्ट करना है कि नहीं करना है, बोलो। सर मुझे टैक्स कलेक्ट करना है कि नहीं करना है, बोलो। सर करना है, यहाँ पर भी आपने राइट लगा दिया। बेटा टैक्स कलेक्ट करना ही है,
यार मुझे एक बात बताओ, मैं माल चाहे रजिस्टर्ड को बेचूं चाहे माल अनरजिस्टर्ड को बेचूं, बेटा बेचते वक्त ये थोड़ा ना देखोगे आप रजिस्टर्ड को बेच रहे हो अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हो। रजिस्टर्ड को बेचोगे उसको आईटीसी मिल जाएगा, अनरजिस्टर्ड को बेचोगे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इसमें कोई दिक्कत की क्या बात है भाई? मैंने टैक्स तो दोनों से कलेक्ट करना है ना भाई। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, रजिस्टर्ड पर्सन जब भी गुड्स और सर्विस सेल करेगा आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा, सीधी सी बात है बेटा, वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। इसमें दिक्कत की क्या बात है? तो जीएसटी का फंडामेंटल सिस्टम है। मैं माल बेचूंगा टैक्स कलेक्ट करूंगा, बिकॉज आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, आई हैव अ राइट टू कलेक्ट टैक्स। और राइट क्या बेटा? आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू कलेक्ट टैक्स। आप गवर्नमेंट ने बोला अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको टैक्स कलेक्ट करना है, ये तो मेरी ऑब्लिगेशन है, ये तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भले ही बेटा मैं अनरजिस्टर्ड को बेचूं चाहे रजिस्टर्ड को बेचूं, ये कह रहा है साहब 10% माल अनरजिस्टर्ड को बेचा, तो बेटा अनरजिस्टर्ड को 10% माल बेचा, उससे क्या फर्क पड़ गया बताओ ना? उससे क्या फर्क पड़ गया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला लिखा हुआ है बेटा कॉम्बी पैक। देखो मुझे देखकर मजा आ रहा है क्योंकि मैं ऊपर पढ़कर आया था। ईच कॉम्बी पैक कंटेनिंग अ कैलकुलेटर एंड अ डायरी इज प्राइस्ड एट ₹800। वाह सर वाह, मजा आ गया साहब। सिंगल प्राइस 800 रुपये पर दोनों चीजें बेच रहे हो, बस इसी का इंतजार था बेटा। मिक्स्ड सप्लाई की एक और कंडीशन यहाँ पर आपकी फुलफिल हो गई और वो है बेटा कंडीशन सिंगल प्राइस की। तो बेटा नेचुरल बंडलिंग नहीं मिक्स्ड बंडलिंग हो रही हो, नेचुरल बंडलिंग नहीं मिक्स्ड बंडलिंग हो रही हो, और मिक्स्ड बंडलिंग के अंदर अगर सिंगल प्राइस हो मेरे मालिक तो वो बनता है, क्या बनता है? मिक्स्ड सप्लाई बनता है। और यहाँ ये चीज मिक्स्ड सप्लाई बन गई। और मुझे बताएंगे सेक्शन नंबर 8 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से, सेक्शन नंबर 8 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से बच्चों कौन सा रेट लगता है? बेटा हाईएस्ट रेट लगता है। कौन सा रेट लगता है बोलो सर? हाईएस्ट रेट लगकर चलता है, बोलो हाँ के ना? हाँ सर, मिक्स्ड सप्लाई के केस में हाईएस्ट रेट। हाईएस्ट रेट मतलब द गुड्स कंटेनिंग द हाईएस्ट रेट, द गुड्स अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट रेट। तो यहाँ पर बेटा देखेंगे नीचे रेट दे रखेंगे क्वेश्चन के अंदर। फिलहाल यहाँ तक मैंने पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया। ठीक है साहब, आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एन इनवॉइस ऑफ ₹40,000 टुवर्ड्स परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी इज मिसिंग, इज मिसिंग, इज मिसिंग। ओ माय गॉड बेटा, ये जो ऑफिस स्टेशनरी खरीदी है ना, ये वाली, ये वाली 1,40,000 वाली, बेटा इसमें से 40,000 का माल ऐसा है जिसके रेस्पेक्ट में इनवॉइस मिसिंग है, जिसके रेस्पेक्ट में इनवॉइस मिसिंग है। और बेटा अगर इनवॉइस मिसिंग है तो क्या एंड नो अदर, क्या लिखा है? एंड नो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। और इन गुड्स के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा आपके पास में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो मेरा बच्चा मुझे बताएगा साहब क्या करेंगे? क्या मैं इस 40,000 के रेस्पेक्ट में आईटीसी ले सकता हूँ? साहब नहीं ले सकता। बिल्कुल सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। इस 40,000 के रेस्पेक्ट में बेटा मैं आईटीसी नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 रीड करते हैं रूल 36 के साथ, क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 रीड करते हैं रूल नंबर 36 के साथ, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और क्या समझ में आएगा साहब? कि एक वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए अगर आप आईटीसी अवेल करना चाहते हो। अगर आप आईटीसी बुक करना चाहते हो तो आपके पास में क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? आपके पास में एक वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट चाहे आईएसडी का इनवॉइस हो, चाहे सेल्फ इनवॉइस हो, चाहे टैक्स इनवॉइस हो, चाहे बिल ऑफ एंट्री हो, कुछ भी हो, बट होना चाहिए साहब। आपके पास नहीं है। और आगे ये भी लिखा नो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। तो बेटा आपके पास तो ये भी नहीं है और इसके अलावा भी कोई गुड्स मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है। तो बेटा ऐसी सिचुएशन के अंदर आप 40,000 के रिस्पेक्ट में क्रेडिट बुक नहीं कर सकते हो। नीचे लिखा बेटा ऑल द फिगर्स मेंशन्ड अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहा हूँ मैं। ऑल द फिगर्स मेंशन्ड अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। ठीक है साहब, ऊपर दिए हुए अमाउंट्स के अंदर जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है। ये लो बेटा, मजा आ गया मेरे को रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दिखाई दे रही है। क्या दे रहा है बेटा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की रेट दे रखी है सर्विस के लिए, ऑफिस स्टेशनरी के लिए और कैलकुलेटर के लिए। कितनी बेटा? 9%, 9%, 18%। और सीजीएसटी, एसजीएसटी बेटा डायरी के लिए 14%, 14%, 28%। आधे बच्चे तो बेटा यही समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? कि देखो मिक्स्ड सप्लाई जो ऊपर केस बना था डायरी और कैलकुलेटर का, सेक्शन नंबर 8 क्या बोला बेटा? सेक्शन नंबर 8 क्या बोला? कि हाईएस्ट रेट लगाएंगे। कौन सा रेट लगाएंगे? बोलो हाईएस्ट रेट। मतलब दोनों आर्टिकल में से जिसका भी हाईएस्ट रेट होगा। हाईएस्ट रेट का मतलब होता है बेटा कि डायरी या कैलकुलेटर। बेटा मैं कहता हूँ डायरी कैलकुलेटर क्या, अगर 5 चीज़ें भी होती, 10 चीज़ें भी होती, डायरी कैलकुलेटर और ऑफिस पेन, पेंसिल, पार्कर पेन जो भी होता, उनमें से जिसका भी रेट हाईएस्ट होता जीएसटी के अंदर बेटा वो सब, क्योंकि सिंगल प्राइस है ना, तो एक सिंगल प्राइस पे जीएसटी लगेगा, तो बेटा वो वाला रेट लगता है जो उन सब में से सबसे ज्यादा जिसका होता।
अब यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें हैं, डायरी और कैलकुलेटर। मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे मेरे पास में क्या बेटा, डायरी है और कैलकुलेटर है। जीएसटी के सेक्शन 8 ने एक बात बोली, वो ये बोली साहब कि ऐसे काम क्यों करते हो, देखो कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ, ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया होगा। उन्होंने कहा बेटा तुम अच्छा मिक्स कर करके माल बेच रहे हो बेटा, ऑफर दे दे के माल बेच रहे हो, डायरी के साथ कैलकुलेटर, ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो बेटा टैक्स भी फिर वो वाला दो जो सबसे ज़्यादा हो। फिर गवर्नमेंट बोलेगी बेटा ऐसे ऑफर अगर आप दोगे जहाँ पर आप मिक्स्ड सप्लाई बनाने की कोशिश करोगे, देखो जहाँ जेन्युइन केस है, जहाँ कंपोजिट सप्लाई बनता है, गवर्नमेंट कहती है साहब प्रिंसिपल सप्लाई का ही रेट लगा दो बेटा, लेकिन जहाँ पर मिक्स्ड सप्लाई बनेगा वहाँ पर हाईएस्ट रेट लगेगा, और यहाँ पर हाईएस्ट रेट बेटा डायरी के ऊपर है। किसके ऊपर है मेरे प्यारे बच्चों, डायरी के ऊपर, एंड दैट विल बी ऑफ 28%, क्योंकि 9% से 14% ज़्यादा होता है। सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ऑल द नेसेसरी कंडीशन फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन अवेल्ड। बेटा जो बातें ऊपर कह रखी है उन बातों को सब्जेक्ट टू रखते हुए बाकी सारी कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं सेक्शन नंबर 16 की, और इसलिए हमें पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए साहब, मिलना चाहिए। लिखा बेटा डिटेल्स ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ऑन 1 जुलाई इज गिवन हियर अंडर। बेटा कुछ ओपनिंग बैलेंसेस मुझे यहाँ दे रखे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के। कैलकुलेट द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय इतना फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सेट ऑफ के प्रोविजन भी लग जाएंगे 49(5) के, 49A और 49B के, और यहाँ पर बेटा आपका रूल नंबर 88A भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और एक सर्कुलर आया हुआ था वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 5 चीज़ें बेटा यहाँ पर आपकी और एप्लीकेबल हो जाएंगी। ऑलरेडी अपन जब अभी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देख कर आए थे, शायद मेरे हिसाब से अपने शायद आरटीपी का पार्ट नंबर 2 होगा आपका, आरटीपी का पार्ट नंबर 2 होगा या आरटीपी का पार्ट नंबर 1 होगा, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, और वहाँ पर हमने 49(5), 49A और 49B को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था मेरे मालिक। चले नोटिंग में, हाँ सर चलो नोटिंग में, और फटाफट इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 12 के बाद 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 मुझे कुछ तो नज़र आ रहा है बेटा, है ना। हाँ सर ये पेपर ख़त्म हो गया सर, ये पेपर यहाँ ख़त्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में चालू करने जा रहा हूँ। मेरे को क्या निकालना है बेटा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आना कि कंप्यूट नेट कैश से कितना पे करना है बेटा, नेट लाइबिलिटी कैश लेजर से कितनी पे करनी है। तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बेटा, क्या कैलकुलेट करेंगे बोलो बेटा, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बाद आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और उसके बाद में सेट ऑफ एंड पेमेंट थ्रू ई कैश लेजर, यानी सेट ऑफ एंड पेमेंट आपका स्टेप नंबर 3 होगा। ठीक है साहब, हाँ एक एक नोट डालेंगे, एक एक चीज़ को हम लिखेंगे साहब कि हमने ऐसा ट्रीटमेंट क्यों करा, अच्छे से इसे समझ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। बट मेरे को अमाउंट तो बेटा देखने पड़ेंगे। तो 1,40,000 जिसमें से मैं 40,000 के रिस्पेक्ट में ले ही नहीं सकता, क्या नहीं ले सकता, आईटीसी नहीं ले सकता। तो पहले मैं बेटा आईटीसी की कैलकुलेशन कर लूँ, यानी रिसिट्स की कैलकुलेशन कर लूँ। ठीक है, तो 1,40,000, 1,00,000 जिसमें से 40,000 के रिस्पेक्ट में नहीं ले सकता। और रेट बेटा दोनों के रिस्पेक्ट में कितना है, सर्विस और ऑफिस स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में रेट हमारे पास 18% ही था बेटा। एक जगह 18% है जहाँ मैंने क्या करा है, जहाँ मैंने स्टेशनरी परचेस करी है, लेकिन बेटा जो मैंने लॉरी रिपेयर कराई है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, हाँ कि ना। हाँ तो यहाँ लिखूंगा मैं स्टेप नंबर 1, और यहाँ के लिखूंगा बेटा मैं स्टेप नंबर 1 के अंदर कैलकुलेशन ऑफ, अरे बोलो कैलकुलेशन ऑफ सर इनपुट टैक्स क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल। कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेरे सारे बच्चे मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। ये नोटिंग में नहीं डालूंगा, अगर आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। मेरी नोटिंग आप प्रिंट निकाल लोगे उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है बेटा। ये ध्यान रखो, जितना हाथ चलाओगे बेटा पेपर में उतना ही मज़ा आएगा, उतने ही कम अटैम्प्ट लगेंगे बेटा। घर पर जितने अटैम्प्ट दे लोगे उतने ही आपके एग्जाम में कम अटैम्प्ट लगेंगे। तो जितने एग्जाम घर पर दे सकते हो दे लो। 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपकी घर पर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस बेटा घर पर होगी ना, उतने ही आगे जाओगे आप एग्जाम के अंदर। एक अटैम्प्ट के अंदर क्लियर हो जाओगे अगर आपने घर में 3 से 4 अटैम्प्ट ऑलरेडी दे दिए उस सब्जेक्ट के। सर कैसे दे दिए, घर पे कैसे दे सकते हैं अटैम्प्ट? बेटा घर पे अटैम्प्ट देने के लिए पिछले अटैम्प्ट के पेपर डाउनलोड करो और 3 घंटे के अंदर उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करता है, उसको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। एक शांत कमरे के अंदर, कमरा बंद कर बैठो साहब, गर्मी लग रही है लगने दो। ये गर्मी बेटा आगे बहुत ठंड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे सीए बनोगे ना, जो ठंडक मिलेगी आपको, जो मज़ा आएगा आपको, ये सारी गर्मी जितना भी पसीना आप बाहर रहे हो ना बेटा, ये सारा का सारा फलित हो जाएगा, सारा का सारा कैपिटलाइज हो जाएगा दोस्त। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटा, 3 चीज़ों की क्रेडिट मुझे मिलती है हमेशा। एक तो सीजीएसटी होता है, एक होता है बेटा एसजीएसटी, और एक होता है जिसे हम प्यार से बोलते हैं बेटा आईजीएसटी। इन तीनों चीज़ों की क्रेडिट आपको मिलती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा इंटर ट्रांजेक्शन था, और वो था बेटा इंटर स्टेट परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो इंटर स्टेट परचेज का ट्रांजेक्शन है, हाँ, जहाँ पर वैल्यू कितना बेटा 1 लाख, वैल्यू कितना है 1 लाख। और यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा स्टार,
क्योंकि नीचे मैं इस पर नोट डालूंगा। तो 1 लाख क्यों आया वो अपन बताएंगे, मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट है बेटा, तो 18% का रेट यहाँ पर लगेगा, यानी बेटा 18,000 का मुझे यहाँ पर IGST का क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा बेटा इंट्रा स्टेट, कौन सा बोलो, इंट्रा स्टेट रिपेयर्स, परचेज नहीं है बेटा, इंट्रा स्टेट रिपेयर्स, हाँ सर बात तो सही है, इंट्रा स्टेट रिपेयर्स। और यहाँ पर बेटा रिपेयर मैंने कितने की कराई थी मेरे बच्चे बताएंगे मेरे को, सर 1,40,000 की, 1,40,000 की। और ये इंटरेस्ट रेट है बेटा, तो यहाँ पर 9%/9% का रेट एप्लीकेबल होगा। मैं एक बार चेक कर लूँ बेटा, 1,40 ही है ना, बेटा 1 लाख ही है ये, तो वो ऊपर 1 लाख हो गया इसलिए शायद कन्फ्यूजन हो गया, ये आपका 1 लाख ही है, ठीक है। हाँ सर, तो 1 लाख में 9% बेटा 9,000 की क्रेडिट आपको यहाँ मिल जाएगी और 9,000 की क्रेडिट आपको यहाँ मिल जाएगी, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। तो टोटल क्रेडिट मेरे पास में कितनी होगी साहब, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, बेटा ये फॉर द मंथ ऑफ जुलाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 18,000 का क्रेडिट बेटा मेरे को ये मिल गया। स्टेप नंबर 2, अब लेकिन मैंने यहाँ स्टार डाला बेटा, तो यहाँ पर हम पहले स्टार डालकर एक चीज़ लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे, और यहाँ पर बेटा आप चाहो तो डबल स्टार डाल सकते हो, यहाँ पर भी मेरे को कुछ समझाना है। तो पहले स्टार का पॉइंट यहाँ कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। स्टार में मेरे को ये लिखना है बेटा कि एज पर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट, ऑफ द बोलो, ऑफ द CGST एक्ट 2017, रीड विद रूल 36, रीड विद रूल 36 ऑफ द CGST रूल्स as per section number 16 subsection number 2 of CGST Act, read with rule 36 of the CGST rules, ITC can be availed, क्या लिखेंगे, ITC can only be availed, input tax credit can only be availed on the basis of some tax paying documents, on the basis of some, बोलो बेटा, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सम टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। तो बेटा टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही, ऑन द बेसिस ऑफ सम टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट ही आप क्या कर सकते हो, ITC अवेल कर सकते हो, अदरवाइज बेटा आप ITC अवेल नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई सर बात, इसलिए मैंने ये करा। और बेटा 2 स्टार यहाँ लगाएंगे, क्यों साहब, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर मुझे और लिखवानी है आपको कि एज पर सेक्शन नंबर 17(5), एज पर सेक्शन नंबर 17(5), जो बेटा ब्लॉक्ड क्रेडिट का सेक्शन है ना, एज पर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट 2017, क्या बोला मैंने, एज पर सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 ऑफ द CGST एक्ट 2017, ITC in respect of repairing service, ITC in respect of repairing service of motor vehicle used for transportation of goods, used for transportation of goods, क्या बोलेंगे, used for transportation of goods is available बेटा। तो क्या बोला मैंने, एज पर सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 ऑफ द CGST एक्ट, ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ रिपेयरिंग सर्विस ऑफ मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज अवेलेबल। बेटा जहाँ पर आपको मोटर व्हीकल के ऊपर क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, तो उस मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में चाहे आप इंश्योरेंस कराओ, चाहे आप रिपेयरिंग कराओ, चाहे आप एनी अदर सर्विस रिसीव करो, उसके रेस्पेक्ट में आपको ITC रिसीव हो जाएगा। तो कोई भी सर्विस अगर आप रिसीव कर रहे हो उस मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में, जिस मोटर व्हीकल पे ITC अवेलेबल है, तो उसके रेस्पेक्ट में कोई भी सर्विस हो, चाहे वो इंश्योरेंस की सर्विस हो, चाहे वो रिपेयरिंग की सर्विस हो, चाहे ओवरहॉलिंग की सर्विस हो, किसी की भी सर्विस हो, बेटा आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। जब गाड़ी का क्रेडिट दे दिया बेटा, तो उससे रिलेटेड सर्विस का क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। मुझे एक बात हो, मेरे पास में ये फ़ोन रखा है बेटा, ये फ़ोन है मेरे पास में, मुझे अच्छे बच्चे बताएंगे साहब, अगर मैंने इस फ़ोन को आपको दिया और मैंने आपको देकर बोला साहब ना रिचार्ज करा सकते हो, ना इंटरनेट चला सकते हो, तो बेटा ये फ़ोन किस काम का, बोलो आपके ये फ़ोन किस काम का। मैंने कहा साहब फ़ोन तो दे रहा हूँ,
फ़ोन तो अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन ना फ़ोन में रिचार्ज कराने दूंगा और ना फ़ोन में इंटरनेट चलाने दूंगा। बताओ फ़ोन किस काम का है? बेटा उसी तरीके से अगर मैंने आपको कार पर आईटीसी अवेलेबल करा दिया, मैंने कहा साहब कार किस यूज़ में आ रही है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की यूज़ में आ रही है। हाँ सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की यूज़ में आ रही है, आईटीसी अवेलेबल है। मैंने आपको क्या बोल दिया साहब? आईटीसी अवेलेबल है, लेकिन उस कार की रिपेयर कराओगे आईटीसी नहीं देंगे, उस कार का इंश्योरेंस कराओगे आईटीसी नहीं देंगे, उस गाड़ी की ओवरहोलिंग सर्विस करवाओगे या और कोई सर्विस लोगे बेटा आईटीसी नहीं देंगे। तो ये तो गलत बात है ना मेरे दोस्त, ये तो गलत बात है। जब आपने कार का आईटीसी दे दिया और उससे रिलेटेड सर्विसेज का मेरे को सर्विस नहीं लेने दे रहे आप, कार से रिलेटेड सर्विस, कार को ठीक ही ना कराऊं, पंचर होगी साहब, कार को ठीक ही ना कराऊं, आईटीसी ना दोगे। मैंने सर्विस कराई, उस पर टैक्स लगा, फोर्ड शोरूम से सर्विस करा के ले गया बेटा, फोर्ड की गाड़ी थी, बोलेरो थी, बोलेरो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली, बैठ के घूमने वाली नहीं। अब उस केस में क्या करोगे आप? फंस गए साहब। बोलो बेटा बस थी, बेटा बस थी, मैं तो कह रहा हूँ बस थी, क्या करोगे? अब बस की सर्विस कराई साहब मैंने, तो मिलेगा क्रेडिट? नहीं मिलेगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि साहब अगर मोबाइल देंगे तो मोबाइल रिचार्ज कराने का भी राइट देंगे, मोबाइल पे फ़ोन पे बात भी करने देंगे और मोबाइल पे इंटरनेट भी चलाने देंगे। यानी अगर कार का देंगे तो कार के रिस्पेक्ट में जो दूसरी सर्विसेज है बेटा उनका भी आईटीसी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो इस एग्जाम्पल के बाद। बोलो हाँ के ना? हाँ। उसी तरीके से अगर बेटा मेरे को आईटीसी मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर, तो उससे रिलेटेड बेटा अगर मैं रिपेयर सर्विस लूँगा, लॉरी की रिपेयर सर्विस ली ना, तो लॉरी पर आईटीसी मिल जाएगा। तो लॉरी के रेस्पेक्ट में जो मैंने रिपेयर सर्विस लिया उसके रेस्पेक्ट में भी मिल जाएगा। आगे चलेंगे बेटा स्टेप नंबर 2 में, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, क्या बोलो, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? चलो स्टेप नंबर 2। बेटा मैं पेज देख रहा था, पेज खत्म तो नहीं हो गया, ब्लैक कलर में दिखता नहीं है ना इसलिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या आएगा बेटा? कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ना, OUT है ना? हाँ सर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। चलो तो बेटा ये आएगी आपके पास में कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो अगेन मैं क्या बोलूँगा बेटा कि मेरे को CGST भी पे करना पड़ सकता है, मेरे को SGST भी पे करना पड़ सकता है, और मुझे बेटा IGST भी पे करना पड़ सकता है। हाँ क्या ना बेटा? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ निकल कर आएगी वो कौन सी निकल कर आएगी? ये निकल कर आएगी बेटा इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। मैंने ऑफिस स्टेशनरी बेची बेटा 2 लाख की, तो 2 लाख की ऑफिस स्टेशनरी बेची, तो उसके ऊपर होता है बेटा सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। क्या लिखेंगे? सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। तो ऑफिस स्टेशनरी अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ कितनी की साहब? 2 लाख रुपीज़ की, तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा बेटा, इंटर स्टेट है इसलिए 18% से। तो बेटा 8 1 8, 18 1 18, 18 2 36। तो यहाँ पर बेटा आपकी कितने की? 36,000 की लायबिलिटी निकल कर आ गई। किसकी? IGST की। किसकी? IGST की। बेटा एक चीज़ हमने यहाँ छोड़ दी, मैं उसे आई होप नीचे कवर कर लूँगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो कैलकुलेशन करी ना बेटा, इसमें ओपनिंग बैलेंस भी था। क्या था? ओपनिंग बैलेंस भी अपन को क्वेश्चन में दे रखा था। तो जब अपन सेट ऑफ एंड पेमेंट करेंगे वहाँ पर अपन कवर कर लेंगे, या फिर अगर आप बोलो बेटा तो मैं यहाँ पर ही कवर करवा देता हूँ। एक सेकंड को, वही सही रहेगा क्योंकि अपना उसी तरीके से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए अपन एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ पर इसे कवर कर लेते हैं। सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बेटा मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन हाँ जिन्होंने बेचारों ने, मेरे बच्चों ने जो मुझे इस वक्त गालियाँ दे रहे होंगे कि सर ये आपने धोखा कर दिया हमारे साथ, बहुत बड़ी चीटिंग आपने हमारे साथ कर दी। देखो बेटा छोटा करके यहाँ पर जगह बना लूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोग कॉपी में जावा नहीं बना पाओगे। तो बेटा एक काम करना, कुछ भी मत करना, नीचे जब कैलकुलेशन करो ना सेट ऑफ एंड पेमेंट की, वहाँ पे उसे ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओपनिंग ITC अवेलेबल। मुझे पता आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे पे कि सर ये चीटिंग कर दिया आपने हमारे साथ, बट बेटा इतनी चीटिंग तो मैं कर सकता हूँ ना, मैं टीचर हूँ यार, इतना तो राइट दे दो मेरे को। हाँ सर इतना राइट आपको दे दिया, चलो ठीक है, चलें सर। हाँ तो मेरे बच्चे मेरे को बताएंगे कितना कितना ओपनिंग बैलेंस है बेटा अपने पास? बेटा अपने पास में ओपनिंग बैलेंस है 5,580, 5,580। तो बेटा मेरे पास में 5,000 क्या हुआ साहब? ये लो 5,000 एंड 80,000। तो बेटा इसी के साथ ये हो जाता है 98,000
5 और 9 बेटा 14,000 और बेटा 14,000, ठीक है। ओके, अब दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं है सर। ये आ जाते हैं बेटा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपन ने कैलकुलेट कर ली ऑफिस स्टेशनरी की। अगली बेटा किसकी आएगी? मुझे जहाँ तक याद आ रहा बेटा मिक्स्ड सप्लाई थी अपने पास में, क्या थी? मिक्स्ड सप्लाई थी, 4 लाख की मिक्स्ड सप्लाई थी, और ये थी बेटा मिक्स्ड सप्लाई ऑफ, यहाँ मैं लिखूँगा सीधा सीधा मिक्स्ड सप्लाई ऑफ कैलकुलेटर एंड डायरी। क्या लिखेंगे? कैलकुलेटर एंड डायरी। तो कैलकुलेटर एंड डायरी की आपने यहाँ पर मिक्स्ड सप्लाई करिए बेटा 4 लाख की। तो वहाँ पर मैंने पहले ही बताया था आपको जो रेट लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा? 14%/14%, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट रेट था ना, इंटरेस्ट रेट ही तो बेचा था। बोलो, देखो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, बाकी दोनों इंटरेस्ट रेट है बेटा, सिर्फ स्टेशनरी अपन इंटरेस्ट रेट बेचते हैं, हाँ कि ना? हाँ साहब। तो 4 लाख के ऊपर मैं बेटा 14% कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आता है 56,000। कितना आता है? 56,000, और 56,000 मेरे पास निकल कर आता है डैश। और लास्ट है बेटा आपके पास में इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, बेटा BCA। क्या बोलते हैं अपन इसको? क्या की सर्विस दी अपन ने बैंक को? बेटा बिजनेस करेस्पॉन्डेंट की सर्विस थी, तो सप्लाई ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, ठीक है। सप्लाई ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सर्विस, क्या बोलेंगे? बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सर्विस, हाँ कि ना? हाँ सर। हंसते रहो बेटा, हंसते रहो, हंसते हंसते पढ़ाई करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी दोस्त, CA तो बनना ही है अपन को। CA कहीं नहीं जा रहा, यही है CA, ठीक है सर। ओके चले, हाँ चलो 1 लाख। तो 1 लाख में बेटा रेट कितना लगा देंगे? 1 लाख पे सर्विस दिए ना, और सर्विस दिए, और मैंने बोला ना बेटा टैक्सेबल है, टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज में बेटा, ये कोई रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल नहीं है। तो पूरा का पूरा बेटा आपका 18%, या मैं कहूँगा 9%/9% फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, क्योंकि आप अर्बन यूनिट्स के रेस्पेक्ट में दे रहे हो, अर्बन ब्रांचेस के रेस्पेक्ट में दे रहे हो। तो यहाँ पर 9,000 और 9,000 की बेटा आपकी और लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो टोटल लाइबिलिटी की बात बेटा अगर करेंगे, मैं अलग अलग ही कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार और हटा देते हैं साहब इसको, ये लो बेटा अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे बच्चे। चलो कितना कितना आ रहा है? 56 + 9, बोला 56 + 9 दैट इज़ 65,000। हाँ सर। तो बेटा ये आ रही है 65,000, ये भी आ रही है 65,000, और ये आ रही है बेटा 36,000। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है। चलो आगे चलें। हाँ सर आगे चलो। लास्ट स्टेप आएगा बेटा स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर हमेशा बोलता हूँ सेट ऑफ एंड पेमेंट। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ एंड पेमेंट। और सेट ऑफ मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता ही बेटा, मैं एक बार और समझा देता हूँ। जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको रिवाइज़ करा दिया था, फिर एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये देखो CIS और बोलो CIS। हाँ सर, CIS और CIS। अब मेरी बात को सुनो, देखो बेटा सबसे पहले आई का इस्तेमाल करेंगे आई के लिए। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आई का इस्तेमाल करेंगे आई के लिए बेटा उस एक्सटेंट तक जब तक कि आपका आई का क्रेडिट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। लेकिन उसके बाद भी अगर आई की लाइबिलिटी बच जाती है तो बेटा सी का इस्तेमाल कर लो, उसके बाद भी बच जाती है तो एस का इस्तेमाल कर लो। सी और एस का इस्तेमाल आई को पे करने के लिए किसी भी सीक्वेंस में और किसी भी ऑर्डर में किया जा सकता है बेटा। यही बात रूल 88A में बोली है, यही बात रूल 88A में बोली है कि अगर आई का क्रेडिट बच जाता है तो सी और एस का इस्तेमाल किसी भी सीक्वेंस में उसको पे करने के लिए किया जा सकता है। चाहे तो पहले सी पूरा कर लो, चाहे तो एस पूरा कर लो, चाहे तो सी आधा कर लो, चाहे तो एस आधा कर लो। ठीक है साहब। उसके बाद सेकंड स्टेप देखो, पहले इसका यूज़ कर लो, फिर आता है बेटा सी की बारी। बेटा सी का सी के लिए, सी का सी के लिए पूरा का पूरा यूज़ कर लो बेटा। क्या बोला मैंने? सी का सी के लिए पूरा यूज़ कर लो। सर बच गया, उसके बाद भी बच गया तो बेटा आई अगर पढ़ाओ तो आई का यूज़ कर लो। ठीक है सर, आई कहाँ से बच जाएगा? अरे बेटा आई फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी आई की 5,000 ही थी और क्रेडिट मेरे पास 10,000 पड़ा है तो 5,000 क्रेडिट बच जाएगा ना 5,000 सेट ऑफ करने के बाद। ये बात तो सही की थी सर आपने, बात समझ में आ गई। ठीक है हाँ, आगे चलो। उसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे गवर्नमेंट ने बोला कि थर्ड नंबर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका? SGST, मतलब जो लाइबिलिटी को पे करने का, सेट ऑफ करने का
जो ऑर्डर है वो ऑर्डर गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको दे दिया। ये अमेंडमेंट था थोड़े टाइम पहले, शायद मई 19 या नवंबर 19 में बेटा ये अमेंडमेंट था, जहाँ पर पैटर्न बदल गया था आईटीसी का। और वो पैटर्न बस इतना सा था कि पहले आई, फिर सी और फिर एस। अब एस का इस्तेमाल बेटा मैं एस के लिए पूरी ताकत ला के करूँगा, लेकिन फिर भी बच जाता है तो यहाँ से मैं लाकर एस का पेमेंट कर दिया करूँगा। तो बेटा दिस इज़ द वे, ठीक है। वो वे मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मतलब डिलीट कर रहा हूँ इस नोटिंग को, और आगे चल रहा हूँ सेट ऑफ के ऊपर। तो बेटा सेट ऑफ सबसे पहले करेंगे CGST का, उसके बाद करेंगे बेटा सेट ऑफ SGST का, और उसके बाद करेंगे बेटा सेट ऑफ IGST का। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा सबसे पहले देखो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है। आउटपुट लायबिलिटी लिख लूँ सर स्टेप नंबर 2 से? हाँ सर, स्टेप नंबर 2 से आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी लिख लो। तो बेटा आउटपुट लायबिलिटी मेरे पास कितनी निकल कर आ रही है? आउटपुट लायबिलिटी मेरे पास निकल कर आ रही है 65,000 और 36,000। इसके बाद बेटा मेरे पास निकल कर आ रहा है मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या निकल कर आ रहा है? ITC 14,000, 98,000, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया, पहले सबसे पहले माइनस करोगे बेटा, सेट ऑफ कराओगे किसको? बोलो, IGST को। तो सेट ऑफ फ्रॉम IGST क्रेडिट, सेट ऑफ फ्रॉम IGST। अब IGST से जब मैं सेट ऑफ कराने जाऊंगा तो मैं देखूंगा IGST का क्रेडिट कितना है मेरे पास? सिर्फ 36,000 का क्रेडिट ही है। क्रेडिट तो ज़्यादा है दोस्त, 98,000 का क्रेडिट है बेटा। अब वो होगी ना बात, देखो मेरे को चाहिए कितना? सिर्फ 36, और मेरे पास पड़ा कितना बेटा? 98। तो ये तो एक बार में ख़त्म हो गया, उल्टे और बच जाएगा बेटा, उल्टे और बच जाएगा, हाँ कि ना? हाँ। उसके बाद बेटा मैं क्या करूँगा? सेट ऑफ फ्रॉम CGST, क्योंकि दूसरा नंबर CGST का, तो पहले CGST को CGST से ख़त्म करो। CGST के लिए मेरे पास में क्रेडिट सिर्फ 14,000 की है, और इसकी भी 14,000 की है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कितना माइनस करूँगा दोस्त? 14,000 माइनस करूँगा बेटा। जब मैं यहाँ पर 14,000 सेट ऑफ करा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? बोलो बेटा, मेरे पास बचेगा 51,000। और उसके बाद में बेटा मेरे को यूज़ करना पड़ेगा किसका? बोलो, सेट ऑफ फ्रॉम IGST, क्योंकि IGST बच गया ना। सर पूरा 51,000 का IGST यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा नील। क्यों सर, कितना बच गया था बेटा? एक बात बताओ, 98 में से अगर मैंने 36 यूज़ कर लिया था तो मेरे पास में 62 बच गया था, और 62 में से अगर मैंने 51 और यूज़ कर दिया तो मेरे पास में 11,000 का और बच गया। और अब जब मैं यहाँ पर बेटा वापस से सेट ऑफ करूँगा फ्रॉम SGST, किससे? माइनस सेट ऑफ फ्रॉम SGST। क्या लिखूँगा? सेट ऑफ फ्रॉम SGST, तो मैं कितना लिखूँगा? 14,000, क्योंकि अब इसकी बारी है थर्ड नंबर पे। हाँ, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा? वापस से 51,000। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं IGST से बेटा कितना ही सेट ऑफ करा पाऊंगा? जितना IGST बचा है, जितना IGST बचा है, ठीक है कि नहीं है? हाँ सर, और वो बचा बेटा अपने पास में 11,000। कितना बचा मेरे दोस्तों? 11,000। तो बेटा अगर मैं 51 में से 11 भी हटा दूंगा तो मेरे पास 40,000 बचेगा बेटा। कितना बचेगा? 40,000। तो बेटा अकॉर्डिंगली मैं क्या बोलूँगा कि ई कैश लेजर से जो मुझे पे करना है, क्या बोला मैंने? ई कैश लेजर से जो मुझे पे करना है वो है 40,000 SGST का। किसका बेटा? 40,000 SGST का। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये बेटा ये SGST का मेरे को 40,000 का ई कैश लेजर से पे करके चलना पड़ेगा, हाँ क्या ना? हाँ सर, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दी। क्वेश्चन रीड करने के साथ भी कुछ चीज़ें बेटा हमने समझी थी, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी हमने कुछ चीज़ें समझी। आई होप यू आर ऑल द वे क्लियर थ्रू योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलें सर? हाँ सर, चलो मालिक आगे चलते हैं। आगे आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक काम करो बेटा, 1 घंटा होने जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले लो, छोटा सा ब्रेक, बिल्कुल 2 या 3 मिनट का एक ब्रेक ले लो। मैं आपके लिए बेटा नोटिंग फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप फटाफट से एक काम करो, नोटिंग कर लो। मैं नोटिंग लगा देता हूँ, जितने आप इस क्वेश्चन को नोट करो, हम मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। आई होप आपने बेटा ये तो नोट कर ही लिया होगा ना, क्योंकि नोटिंग तो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो, और आपको कुछ ऐसे दिखेगा भी नहीं। तो आप पहले ये देख लो, फिर बाद का मैं आपको और दिखा दूंगा, तो फोटो खींच लेना, ठीक है? तो ये लो बेटा, मैं आपके लिए फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है? हाँ सर, इसे नोट करो और अपन आते हैं ब्रेक के बाद। तो बेटा चले? हाँ सर, चलो चले आगे।
हाँ चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आई होप आपने ब्रेक ले लिया, पानी वानी पी लिया, मज़े वज़े कर लिए। हाँ सर, आराम कर लिया, गाने वाने सुन लिए सर एक दो। नहीं सर, हम गाने नहीं सुनते ब्रेक में सर। अरे वाह, अच्छे बच्चे, इधर आओ। तो बेटा मैं कह रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन आ रहा है, मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब। पंजाब 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 पंजाब, हाँ जी सर, पंजाब में रजिस्टर्ड है मल्टी सर्विसेज। अरे वाह, मल्टी सर्विसेज, जो एक से ज़्यादा सर्विस देते हैं। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ वेराइटी ऑफ, देखो नाम ही क्या, मल्टी सर्विसेज, वेराइटी ऑफ सर्विसेज। तो अलग अलग तरीके की सर्विसेज यहाँ पर देकर चलते हैं। इट्स टर्न ओवर वॉज 35 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वाज मतलब होता है बेटा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब पिछले साल बेटा हमारा टर्नओवर कितना था, 35 लैक्स। और अगर हमारा टर्नओवर 35 लैक्स था, इसका मतलब ये था बेटा कि हम रजिस्टर्ड पर्सन थे। बोलो कौन से पर्सन थे, हम रजिस्टर्ड पर्सन थे। हाँ सर, बात तो सही है। इट हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के महीने के लिए साहब हमको क्या दी गई है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देकर चले हैं। हाँ के ना, हाँ सर। फी फॉर द कोचिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेटा हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सर्विस दी। द कोचिंग सेंटर इज रन बाय मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इन पंजाब, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। सर सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो। देखो ये मेरा कोचिंग सेंटर है, पंजाब के अंदर चलता है, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सर्विसेज देता हूँ। सिंपल सी बात है, यानी इंटर स्टेट पंजाब के जो बच्चे बेटा उनको कॉम्पिटिटिव सर्विसेज। बेटा कॉम्पिटिशन एग्जाम कौन से होता है, मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कैसे होती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम होते कौन से। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जितने भी बेटा ये बैंक से रिलेटेड एग्जाम होते हैं ना, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, ये जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एग्जाम्स हो गए, ये जो आपकी वैकेंसीज आती है अलग अलग बैंकों में, अलग अलग कंपनियों में, जो गवर्नमेंट PSUs के अंदर जो आपकी वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए बेटा अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। उन सब्जेक्ट्स की जब तैयारी की जाती है बेटा, जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे GK हो गया, आपकी हिस्ट्री हो गई, आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज हो गई आपकी, ये सब जो होता है बेसिक कंप्यूटर्स, मैं प्रोग्रामिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग एग्जाम के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट क्राइटेरिया होता है, उनका अपना अलग अलग सिलेबस होता है, वो होता है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कोचिंग अगर उससे रिलेटेड मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी बात को समझना, उससे रिलेटेड अगर मैं कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो कोचिंग सेंटर 6,24,000 की सर्विस प्रोवाइड करके चल रहा है। आई होप आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे बेटा जब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। बट हाँ, मुझे ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि एजुकेशन से रिलेटेड बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि देखो एजुकेशन दी जा रही है, और ऐसा क्वेश्चन बेटा आपके मॉड्यूल में भी है एक क्वेश्चन, और पास्ट अटेम्प्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उससे रिलेटेड ये एक यहाँ पर क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया है। अगली चीज़ निकल कर रही बेटा रिसिप्ट्स। काय के लिए है बेटा, रिसिप्ट्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। बेटा रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे आए। पैसे किस बात के आए, फॉर सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज के लिए पैसे आए। सर मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन प्योरिट यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। बेटा मुझे तो समझ में आ गया, ये एंट्री नंबर 66 है। बोलो एंट्री नंबर 66, मुझे तो समझ में आ गया था। एंट्री नंबर 66 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड एंट्री होती है, किसके अंदर, जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड एंट्री होती है बेटा एग्जामिशन नोटिफिकेशन के अंदर। किसके अंदर, एग्जामिशन नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर मैंने 19,200 रुपीज़ और यहाँ पर 6,24,000 से रिलेटेड बेटा एजुकेशन से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्या लिखा, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस दी। एंट्रेंस नहीं बेटा, एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम लिखा है तो सिर्फ एग्जाम ही मानकर चलेंगे। अमाउंट रिसीव फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, देखो फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट की भी सर्विस दी, उससे रिलेटेड अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ। एंड फैकल्टी फ्रॉम द रेजिडेंस टू लोटस पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल एंड बैक, यानी लाना ले जाना, बच्चों को और फैकल्टीज को उनके घर लाना और उनके घर से बोलो बेटा ले जाना। घर लाना ले जाना बेटा, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। छोटे बच्चे थे, पीठ पे अपने बैग पर बैग, बहुत भारी बेटा बैग होता था, बहुत हैवी बैग होता था, बहुत सारी बुक्स होती थी, 8 सब्जेक्ट होते थे बेटा, लेकर भाग के जाते थे, बैठते थे, याद है छुट्टी होती भागते थे भैया, सीट रोकनी होती थी बस के अंदर, याद करो बेटा। वो बस जो है बेटा वो मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक स्कूल है बेटा, लोटस पब्लिक स्कूल, उसको प्रोवाइड कराता है। तो जिस बस में आप जाके बैठते थे, हो सकता है बेटा वो स्कूल की खुद की बस हो, अगर बड़ा स्कूल है उसके पास अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो वो अपनी खुद की बस खरीद सकता है। लेकिन जो छोटे स्कूल है बेटा, जैसे लोटस पब्लिक स्कूल वगैरह है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करते हैं बेटा, बसेस हायर करते हैं। और आपको पता है बेटा एक एंट्री है जिसके अंदर उस पर भी एग्जामिनेशन दे रखी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड सर्विसेज अगर आप देते हो तो वो एग्जाम्ड होती है। अगर आप किसी स्कूल को अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल को दे रहे हो, ये डिस्कस अभी अपन करेंगे। और बेटा पीछे से अगर वो मोटर व्हीकल रेंटिंग की सर्विस लेकर आ रहा है तो वो भी एग्जाम्ड होती है। ये मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करा है, GTA से रिलेटेड सर्विस थी उसके अंदर मैंने डिस्कस करा है बेटा, वहाँ पर आप
बिल्कुल जाकर देखना, ठीक है। सीए इंटर वालों के लिए भी अमेंडमेंट्स मैंने डाल दिए हैं, फाइनल वालों के लिए भी डाल दिए हैं। एक दो लेक्चर पेंडिंग है, छोटे छोटे चैप्टर हैं एंड के, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स रिफंड, फाइनल वालों के लिए भी कुछ बाकी है, तो वो मैं वहाँ पर अभी 1-2 दिन के अंदर और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर, तो वहाँ पर मैंने इसकी डिटेल्ड चर्चा की है, वो आप देख सकते हो। अमाउंट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज इन धानी पब्लिक स्कूल, अ प्री स्कूल। बेटा क्या लिखा है, अ प्री स्कूल। तो प्री स्कूल के अंदर मैंने काय की सर्विस दी है बेटा, बोलो। हाउस कीपिंग से रिलेटेड सर्विस मैंने दी है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैंने पहले आपको बता दिया, ये एंट्री नंबर 66 है, मुझे समझ में आ गया था। अब एंट्री नंबर 66 को मैं डिटेल में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करूंगा। एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट बेटा 18% दे रखा है। कैलकुलेट टोटल जीएसटी लाइबिलिटी, ये उसी तरीके से होगा जैसे ऊपर हुआ था। क्या निकालेंगे, क्रेडिट निकालेंगे, हाँ पेबल और यहाँ तो सिर्फ जीएसटी लाइबिलिटी पूछी बेटा, ये नहीं पूछा कि कैश में कितना पे करना है, क्योंकि क्रेडिट अपन को यहाँ पर दे ही नहीं रखा, क्रेडिट दे ही नहीं रखा। और जब क्रेडिट नहीं दे रखा तो एक चीज़ समझ में आती है, और वो क्या समझ में आती है, बोलो सर। सिर्फ जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है। अरे साहब निकाल देंगे, पहले मेरे को मुद्दा, बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट आता है तो। बेटा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो साहब, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 14, क्या मैं सही हूँ, हाँ मैं सही हूँ साहब। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा, मेरे सारे अच्छे प्यारे बच्चे मेरे को यहाँ पर बताकर चलेंगे कि सर आखिर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है। बेटा यहाँ पर मुझे डिस्कस करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या बोलूँगा मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, थोड़ी सी जगह छोड़ो, एक लाइन ऊपर छोड़ देना, 1-2 लाइन, और फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे लिखना बेटा। एक होता है प्री स्कूल, एक होता है बेटा, क्या बोलेंगे, प्री स्कूल। सर प्री स्कूल किसको बोलते हैं बेटा, प्री स्कूल बोलते हैं वो छोटे बच्चे नहीं होते, नर्सरी LKG HKG, उसके पहले प्ले स्कूल होता है। आजकल तो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट भी है। तो प्ले स्कूल के अंदर बेटा क्या करते हैं ये लोग, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे किताबें पढ़ना सिखाते हैं, वगैरह वगैरह, खेलते हैं बेटा, खिलौनों से सिखाते हैं, जोड़ बाकी गुना भाग, मतलब आपके एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को। फिर बेटा वो नर्सरी LKG HKG में आता है, जिसको हम प्री स्कूल बोलते हैं। तो यहाँ पर प्री स्कूल है बेटा, प्ले स्कूल नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या है, प्री स्कूल, इट इज़ नॉट प्ले स्कूल। तो प्री स्कूल अप टू, मतलब प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी, मतलब प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी आप लिख सकते हो। प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th, हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी एक होता है बेटा। दूसरा होता है बेटा कॉलेज और यूनिवर्सिटी, COLLEGE, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, और मैं कहूँगा रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। और तीसरा होता है बेटा, सर तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। क्या बोला मैंने, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स बोल सकते हो आप, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल या एजुकेशन कोर्सेज। आराम से बेटा और अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, बोलो आई कि नहीं आई, आ गई सर। थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि मेरे को आगे बेटा कुछ लिखना है, और इसको इधर फिट कर देंगे। हाँ सर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आ गई बात आपकी। क्या बोला मैंने, स्कूल प्री स्कूल हो, चाहे बेटा आपका क्या हो अप टू सीनियर सेकेंडरी हो। दूसरा मैंने बोला कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड नहीं, रिकॉग्नाइज्ड लॉ, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ अपना कोर्स कंडक्ट कर रही हो। और दूसरा बोला मैंने बेटा अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, ठीक है। हाँ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे बेटा ये हो, चाहे बेटा ये हो, और मेरे भाई चाहे ये हो, तीनों में से कोई भी हो बेटा, ये कहलाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, EI। क्या कहलाते हैं बेटा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस, TUTIO, इंस्टीट्यूशंस, NS, इंस्टीट्यूशंस। तो बेटा ये कहलाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। ये तीनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। यानी बेटा आपकी स्कूल हो गई, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हो, और आपके अगर कोई वोकेशनल कोर्सेज हैं जो कि अप्रूव्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, वो हों, वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। बेटा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर 3 जनों को, किसको बेटा, 3 जनों को, यानी इसको बोलते बेटा स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। क्या बोलते हैं, स्टूडेंट फैकल्टी
और स्टाफ, ठीक है बेटा। स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को बेटा अगर कोई भी सर्विस देगा, क्या बोला मैंने, कोई भी सर्विस देगा, वो एग्जेम्प्ट है इस एंट्री के अंदर, एंट्री नंबर 66। और इसके अलावा बेटा एक स्पेशल तरीके की सर्विस, वो सर स्पेशल तरीके की सर्विस कौन सी है? स्पेशल तरीके की सर्विस अगर वो खुद की जैसे ही इंस्टीट्यूशन को देता है, मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस देता है बेटा, किसकी सर्विस? कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे स्कूलों के अंदर आपको ध्यान है एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सेंटर आता है, हाँ सर। तो वहां पर क्या हो रहा है, एक स्कूल दूसरे बोर्ड को, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया, जैसे आपका आरबीएसई बोर्ड हो गया, हमारा राजस्थान बोर्ड होता है, तो आपके गुजरात बोर्ड होता है, महाराष्ट्र बोर्ड होता है, या जो सेंट्रल बोर्ड होता है बेटा, ये फॉर द लिमिटेड पर्पस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। अगर ये एजुकेशन मतलब अगर ये एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, तो अगर ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो ये उस पर्पस के लिए क्या माने जाएंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को दे रहा है, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को दे रहे थे, अब किसको दे रहे हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं। और बेटा क्या दे रहे हैं, बोलो क्या दे रहे हैं? सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, सर्विस बाय, बेटा यहाँ पर मैं कुछ और नोट करूँगा तो मेरे को थोड़ी जगह दूसरी जगह से चाहिए। हाँ गड़बड़ हो गई, ये नहीं हटाना साहब, ये नहीं हटाना, ये नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अरे वाह ये हट गया, ठीक है। आ जाओ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा सर्विसेज ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर सर्विस दे रहे हो बेटा, जहां पर फीस एंट्रेंस फीस है, वेयर द कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, क्या बोलेंगे? वेयर द कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, तो बेटा वो यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेटा जो दे रहा है, क्या बोला? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो दे रहा है, तो बेटा जो वो दे रहा है वो यहां पर एग्जाम करा देंगे। किसको दे रहा है, इंपॉर्टेंट ये है बेटा, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को। और इसके अलावा बेटा किसी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, जहां पर जो फीस उसको मिल रही है वो एंट्रेंस फीस है, वेयर द कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, वो सर्विस भी एग्जाम्प्ट है। बेटा ये तो देने की बात हो गई, ये तो सप्लाई हो गया। इनवर्ड की बात करूं, ये तो आउटवर्ड सप्लाई हो गई। अब अगर इनवर्ड सप्लाई की बात करेंगे, किसकी? इनवर्ड सप्लाई की। तो यहाँ पर कौन कौन सी इनवर्ड सप्लाईज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले सकता है बेटा? मतलब एक स्कूल, एक कॉलेज, एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, उसको कौन कौन सी सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है, जो वो लेगा, पीछे से लेगा इनपुट। सर ऐसा कैसे होता है? स्कूल कौन सी सर्विस लेता है? स्कूल तो कोई सर्विस नहीं लेता बेटा। अभी अभी मैंने बताया था, जिस बस के अंदर आप दौड़ के जाके सीट रोकते थे बचपन में बेटा, वो बस भाड़े की है, वो बस भाड़े की है। तो पहली सर्विस तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई। दूसरा बेटा सिक्योरिटी गार्ड अंकल बैठते थे स्कूल के बाहर, याद है? बट सर वो तो स्कूल के एम्प्लॉय होते थे बेटा, स्कूल के एम्प्लॉय। मैंने बोला ना, अगर बड़ा स्कूल है तो एम्प्लॉय है, लेकिन जो छोटे स्कूल होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉय नहीं रखा जा सकता, उनको महीने की तनख्वाह नहीं दी जा सकती, जहाँ पर वो चेंज होते रहते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसका काम ही सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल कराना है, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो अपन को सिक्योरिटी गार्ड या फिर अपने जो सिक्योरिटी वाले अंकल होते थे जो टिफिन लेके रखते थे आप लोगों का, वो अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये भी तो सर्विस ली ना बेटा स्कूल ने किससे? एक बॉडी कॉर्पोरेट से सर्विस ली। काहे की सर्विस ली? सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस। और बेटा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, वहाँ पर बेटा मिड डे मील, अगर आपने सुना हो मिड डे मील, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है बेटा, वहाँ पर मिड डे मील भी चलाई जाती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेटा मिड डे मील जो चलाई जाती है, तो आपको क्या लगता है खाना कौन बेटा? स्कूल वाले टीचर बनाते हैं बैठ के? बोलो, टीचर जो है वो सब्जियाँ वगैरह लाकर काटते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सर्व करते हैं? नहीं साहब, गवर्नमेंट ठेका देती है, वो स्कूल ठेका देती है। कैटरिंग सर्विस बोलते हैं इसको। कौन सी सर्विस बोलते हैं? कैटरिंग सर्विस। तो देखो मैंने अभी मैं आपको 3 सर्विसेज बता दी यहाँ पर। कौन सी 3 सर्विस बता दी बेटा? मैंने बता दिया आपको यहाँ पर 3 सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस, कैटरिंग से रिलेटेड सर्विस, सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस। और बेटा इसके अलावा सेंटर तो आता ही है, आप सब जानते हो सेंटर तो आता ही है। एक स्कूल दूसरे स्कूल की सर्विस लेता है, एक स्कूल सर्विस देता भी है, लेता भी है। हाँ सर बात तो सही है। तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस भी ली जाती है। समझ में आ गई सर? बेटा कॉलेज इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको और बताता हूँ मैं, एक सर्विस और बताता हूँ,
सर बताओ और कौन सी सर्विस होती है, इसके अलावा तो कोई सर्विस नहीं होती बेटा। कॉलेज स्कूल में तो नहीं होती, स्कूल लेवल पे तो नहीं होती, लेकिन बेटा जो कॉलेज लेवल पे होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, किनकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रोफेसर्स की, जो पीएचडी करते हैं बेटा, जो पीएचडी करते हैं या जिन्होंने पीएचडी कर रखी होती है, जो पढ़ाते हैं बेटा वहाँ पर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर, ये जो होते हैं बेटा, ये पढ़ाने का काम करते हैं, तो ये पढ़ाते हैं बेटा, तो इनको कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, उस यूनिवर्सिटी को अपने प्रोफेसर्स को बेस्ट प्रोफेसर्स, रिसर्च प्रोफेसर्स रखना पड़ेगा। तो उनको कहीं ना कहीं रिसर्च के लिए बेटा नॉलेज की ज़रूरत है। और नॉलेज कहाँ से आता है आजकल? नॉलेज बेटा डेटाबेस से आता है, आजकल नॉलेज ऑनलाइन पीरियोडिकल से आता है। आपके यहाँ आपको ध्यान है, इंस्टीट्यूट हर महीने अपना एक जर्नल रिलीज करता है। क्यों करता है दोस्त? अपने मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को अपडेट रखने के लिए। उसी तरीके से अलग अलग कमिटीज़ जो है हमारे इंस्टीट्यूट की, जैसे जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी है, जैसे डायरेक्ट टैक्स कमिटी है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये भी अपने जर्नल्स रिलीज करते हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज़ लेटर। और उस न्यूज़ लेटर के अंदर बेटा ये क्या समझाते हैं? ये समझाते हैं कि कौन कौन सी अपडेट्स आई हुई है। उन्हें आर्टिकल्स के फॉर्म में, वर्किंग पेपर्स, रिसर्च पेपर्स के फॉर्म में प्रिंट किया जाता है। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिकली भी अवेलेबल होते हैं, आप कुछ पैसे देकर डाउनलोड कर सकते हो। उसी तरीके से बेटा कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक सर्विस लेती है जिसको बोलते हैं ऑनलाइन पीरियोडिकल की सर्विस। बेटा बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बी स्कूल्स हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें रिलीज़ करते हैं जिन्हें इन यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोफेसर्स को अपडेट रखने के लिए। तो ये सर्विस आगे से लेते हैं। जैसे ब्लूमबर्ग हुआ बेटा, है ना, ये अलग अलग कंपनीज़ हैं जो इस तरीके के डेटा अवेलेबल कराती है। और वो डेटा हमको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है, तो टीचर्स को अपडेट रखना पड़ेगा, प्रोफेसर्स को अपडेट रहना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हम बाय करके चलते हैं। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, इन चीज़ों को हम बाय करके चलते हैं, खरीद के चलते हैं। मैंने बेटा ये सिंपल सी बात आपको समझाई। मैंने आपको क्या बोला बेटा, किस किस तरीके की सर्विस कौन कौन ले सकता है और गवर्नमेंट ने किस किस को कैसे कैसे एग्जम्पशन दी है इस एंट्री के अंदर। तो देखो बेटा, प्री स्कूल के लिए बोला, एक टेक्निक हमने बना रखी है हमारे बच्चों को याद कराने के लिए, बहुत शानदार टेक्निक, और वो है बेटा TCS एग्जाम। TCS एग्जाम, क्या बोला मैंने? TCS एग्जाम। बेटा TCS तो आपने सुनी रखा होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बेटा यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की फुल फॉर्म नहीं है, TCS की फुल फॉर्म बेटा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस। क्या बोला मैंने? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ से रिलेटेड सर्विस। अगर कोई भी स्कूल पीछे से ले रहा है, कैटरिंग से रिलेटेड सर्विस अगर स्कूल पीछे से ले रहा है बेटा, और सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस वो पीछे से ले रहा है, प्लस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस अगर वो पीछे से ले रहा है, क्या बोला मैंने? TCS एग्जाम। क्या बोला मैंने? TCS एग्जाम। तो बेटा TCS एग्जाम से रिलेटेड सर्विस अगर आप पीछे से ले रहे हो, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? स्कूल की, वो एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम्प्ट है। यहाँ पर बेटा सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को मान्यता दी। किसको मान्यता दी? एक तो दी बेटा ऑनलाइन पीरियोडिकल्स, ऑनलाइन पीरियोडिकल्स, और दूसरी मान्यता दी बेटा, किसको बोलो? दूसरी मान्यता दी बेटा यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन को। किसको? एग्जामिनेशन को। यानी एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस अगर आप दे रहे हो या ले रहे हो बेटा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस कौन कौन सी हो सकती है? बेटा पेपर प्रिंट करवाने की सर्विस, स्कूल के अंदर सेंटर आने की सर्विस। बेटा मैंने किसी स्कूल को, डेफिनेटली किसी स्कूल को बोला होगा, साहब हमारे बच्चे आपके यहाँ पर आकर बैठे के एग्जाम देंगे, आप हमें सेंटर दो। समझ में आ रही बात? वैसे ही एग्जामिनेशन, मैंने बोला ना, मैंने पेपर प्रिंट करवाए होंगे अपने, हाँ, तो वो पेपर प्रिंटिंग की सर्विस हो गई बेटा। प्रिंटिंग, बेटा मैंने पेपर सेट कराया होगा तो ऑनोरियम दिया होगा। हाँ, वो प्रोफेसर जो होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, जो पेपर बनाते हैं, उनको ऑनोरियम दिया जाता है बेटा। तो वो भी एक तरीके की सर्विस है, वो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस है, तो बेटा वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और उसके अलावा बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस को ही एग्जाम्प्ट किया गया। यानी सर यहाँ पर था TCS एग्जाम, मैं क्या बोलूँगा, सुनना मेरी बात को प्यार से, TCS एग्जाम, ओनली ऑनलाइन पीरियोडिकल्स एंड एग्जाम एंड ओनली एग्जाम। अरे वाह, याद हो गया सर। TCS एग्जाम, ऑनलाइन पीरियोडिकल एंड एग्जाम, ओनली एग्जाम। क्या बोला? TCS एग्जाम, पीरियोडिकल एंड एग्जाम, ओनली एग्जाम। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, 3 कैटेगरी में बांटेंगे। बट एक बात और, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। कॉलेज का बच्चा बेटा स्कूल की बस, बेटा बताओ स्कूल में बस होती थी, कॉलेज में होती है क्या? नहीं साहब, कॉलेज के बच्चे बड़े हो जाते हैं बेटा, वो खुद की मर्सिडीज और BMW लेकर आते हैं। ठीक है। कैटरिंग बेटा मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, कॉलेजेस में नहीं होती है। सिक्योरिटी बेटा, सिक्योरिटी की जरूरत भी कॉलेजेस में नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में हमें चपड़ासी अंकल नहीं चाहिए या हमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए, बट जनरली बेटा स्कूल में उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए हमने स्कूल ही रखा। और एग्जामिनेशन की सर्विस तो बेटा तीनों में से कोई भी ले रहा हो तो वो एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है? अगर ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ गया आपको तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर कहीं पर भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट आया क्या?
बेटा ये प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है क्या? नहीं, स्कूल है। बेटा यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्या प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है? बेटा ये जो पढ़ाई मैं करवा रहा हूँ आपको ये प्राइवेट है। जो दूसरे टीचर करवाते हैं जीएसटी की पढ़ाई बेटा वो प्राइवेट है। उनको कोई गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको क्या नहीं कर रखा, उन लोगों को गवर्नमेंट ने नहीं कर रखा, क्या नहीं कर रखा, रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा। बात को समझने की कोशिश करो। ICAI, ICSI, CMA इंस्टीट्यूट, ये क्या है बेटा? ये एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट है, ये गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इंस्टीट्यूट जो पढ़ाई आपको करवा रहा है बेटा वो रिकॉग्नाइज्ड है। अरे वाह सर, क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो वो अगर आपको कोई भी सर्विस देता है तो बेटा उस पर GST लगेगा नहीं लगेगा, वो एंट्री नंबर 66 में कवर हो जाएगा। अच्छा, समझ में आ रही है सर बात? ओके, आपकी बात हमको समझ में आ गई। यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो, बेटा मैं गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं हूँ, और ना ही दूसरे इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम करवाने के लिए आपको ध्यान है, आप किसी एरिया, बेटा हर सिटी में एक एरिया होता है जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। अगर आप बेटा उस एरिया में जाओगे तो आपको बड़े बड़े RSCIT और ये और वो के बोर्ड को JEE और ये बोर्ड लगे हुए नजर आते हैं। वो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट है बेटा, वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्टडी नहीं करवा रहे हैं। हाँ सर, बात समझ में आ गई। आगे चलें? हाँ सर आगे चलो। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पर। अब मेरे सारे बच्चे बताएंगे साहब कौन सी सर्विस टैक्सेबल है और कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट है। बेटा कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बेटा ये किसी हालत में भी एग्जाम्प्ट नहीं है, इस पर GST लगेगा। बेटा मैंने सर्विस दी, काहे की सर्विस दी? मैंने एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस दी प्योरिट यूनिवर्सिटी को। मैं कौन हूँ साहब? मैं मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म हूँ, एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ। मैं अलग अलग तरीके की सर्विस देकर चलता हूँ। उसके अंदर बेटा मैंने एक सर्विस किसको दी? प्योरिट यूनिवर्सिटी को दी। और प्योरिट यूनिवर्सिटी को जो सर्विस मैंने दी वो एग्जाम से रिलेटेड सर्विस थी। और प्योरिट यूनिवर्सिटी बेटा रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। क्या बोला मैंने? प्योरिट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। देखो ये प्योरिट यूनिवर्सिटी बेटा रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। एग्जाम्प्ट हो जाएगा कि साहब? हाँ, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर बेटा मैंने अमाउंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट एंड फैकल्टी लोटस पब्लिक स्कूल, मेरे सारे बच्चे चिल्ला के बोल रहे हैं सर ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अभी हम देख कर आए हैं। और अमाउंट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज, फिर स्कूल को बेटा अगर मैंने सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस दी TCS तो ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी बेटा टैक्स लगेगा सिर्फ और सिर्फ 6,24,000 रुपये। तो बेटा मेरे को कुछ कराने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन के अंदर 6,24,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% और /9%। तो यही आंसर मैं निकाल देता हूँ बेटा। नोटिंग में जाने की अपन को ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे, आप आराम से सॉल्व कर लेना इसको। इसमें कुछ ऐसा अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा 56,160 और 56,160 का C और S, क्योंकि इंटर स्टेट है तो ये लायबिलिटी आपको निकल कर चलेगी। तो 6,24,000 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 9%, ठीक है। हाँ, 56,160। आगे चलें सर? हाँ आगे चलो। अरे वाह बेटा, यहाँ पर आंसर आ गए। अरे वाह, आंसर आ गए। इसका मतलब यहाँ पर अपनी RTP खत्म हो रही है। एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास में बचा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद अपनी RTP खत्म हो जाएगी। नीचे देखो ये आंसर आपके इंस्टीट्यूट ने दे दिए हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 एक बार रीड करके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं बेटा इसमें क्या कहानी बताई गई है। द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफ द CGST एक्ट, यानी बेटा कोई पर्सन अगर सेक्शन नंबर 10 के अंदर टैक्स पे करता है, उसकी ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि बेटा कंपोजिशन सप्लायर इज अलाइंड। एक सेकेंड, क्या बोला इसने बोला बेटा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंपोजिशन सप्लायर। इसने बोला ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंपोजिशन सप्लायर, यानी बेटा जो कंपोजिशन सप्लायर है उसकी जो ड्यू डेट है इज अलाइंड विद मतलब वो बराबर है, किसके बराबर है? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द सेड पर्सन। ओ, ड्यू डेट फॉर रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय कंपोजिशन पर्सन, CP मतलब कंपोजिशन पेयर। तो बेटा क्या ऐसा है क्या? मुझे बताओ, क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्कस द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट, डिस्कस द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट। बेटा पहले ऐसा हो सकता था, पहले की बातें बेटा 2017-2018 की बातें बेटा, लेकिन अब अमेंडमेंट आ चुका है और ये अमेंडमेंट अब नहीं पहले ही आ गया था और ये अमेंडेड क्वेश्चन है, मतलब ये अमेंडमेंट से बनकर ये क्वेश्चन आया है। आप सब जानते हो बेटा सेक्शन नंबर कौन सा लगता है? रिटर्न के चैप्टर का सेक्शन बताओ। कंपोजिशन का सेक्शन 10 है बेटा, हम सब जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। लेकिन कंपोजिशन पेयर जो टैक्स पे करता है, मेरे बच्चे बताएंगे वो कौन से सेक्शन में करता है? बेटा कंपोजिशन पेयर जो टैक्स का पेमेंट करता है, मैं टैक्स के पेमेंट की बात कर रहा हूँ, मैनर ऑफ पेमेंट उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। वो करता है रूल 62 के हिसाब से, रूल 62
ये बात करता है किसकी, पेमेंट की बेटा, किसकी, पेमेंट की। रूल 62 बात करता है पेमेंट की, सेक्शन 49 रीड विद रूल 62, ठीक है साहब। और बेटा जो रिटर्न की बात करता है वो रिटर्न का सेक्शन है हमारे पास में, बोलो कौन सा, सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन नंबर 2 हमारे पास किसकी बात करता है बेटा, रिटर्न की। ओके, और बेटा अगर वो रिटर्न की बात करता है तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक मिनट, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि रूल नंबर 62 क्या बोलता है बेटा। रूल नंबर 62 बोलता है कि आपको जो पेमेंट करना है ना बेटा, वो पेमेंट करना है क्वार्टरली। कैसे करना है, क्वार्टरली पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के लिए बेटा आपको CMP 08 फाइल करना है, CMP 08। तो बेटा ये एक फॉर्म होता है जो आपको फाइल करना पड़ता है, और ये करना पड़ता है बेटा आपको अगले महीने, मतलब क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला क्वार्टर आ रहा है उसका जो पहला महीना है बेटा, उसकी 18th तक, 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। क्या बोलेंगे, 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। क्या बोला मैंने, फॉलोइंग दी, सर आप कहाँ लिख रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा बेटा, समझ लो, फॉलोइंग दी क्वार्टर, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा अप्रैल, मई और जून है तो बेटा 18 जुलाई, 18 जुलाई। अगर मेरा जुलाई अगस्त सितंबर है तो 18 अक्टूबर। ओके, समझ में आ गया। और बेटा 39(2) क्या बोलता है पता है, रिटर्न फाइल करने के लिए। बेटा रिटर्न एनुअली फाइल करना होता है, कंपोजिशन वाले को जो रिटर्न फाइल करना होता है बेटा वो एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, ना मंथ का झंझट ना क्वार्टर का झंझट बेटा, सीधा एनुअल झंझट। यानी साल में सिर्फ एक बार रिटर्न फाइल करना है, GSTR 4 बेटा, GSTR 4 फाइल करना होता है। और ये फाइल करना होता है बेटा 30 अप्रैल से पहले ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, 30 अप्रैल ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, ऑन और बिफोर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। आई होप बेटा मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप कैसे लिख कर आओगे बेटा, डिस्कस द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, डायरेक्ट लिखोगे क्या, नहीं, आप लिखोगे कि द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ कंपोजिशन सप्लायर इज नॉट अलाइंड विद द ड्यू डेट फॉर रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द कंपोजिशन प्लेयर, बाय द कंपोजिशन पर्सन, बिकॉज एज पर रूल 36, सॉरी एज पर रूल 62, क्या लिखोगे, एज पर रूल 62 द टैक्स इज टू बी पेड on quarterly basis by filing CMP 08, by filing the form CMP 08, and the form is to be filed following month of the quarter, of the end of the quarter। और इधर क्या लिखेंगे बेटा, रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न में लिखेंगे कि एज पर सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन नंबर 2 रिटर्न बाय अ कंपोजिशन पेयर इज टू बी फाइल्ड ऑन एनुअल बेसिस। क्या लिखेंगे, ऑन एनुअल बेसिस अंडर द फॉर्म GST बेटा 04, GST 04। तो GST 04 और इसकी जो ड्यू डेट होगी बेटा वो होगी 30 अप्रैल। तो हमको साफ दिखाई दे रहा है बेटा ड्यू डेट कहाँ मैच कर रही है, बताओ, ये ड्यू डेट अलग है और ये ड्यू डेट अलग है, तो दोनों ड्यू डेट आपस में मैच नहीं कर रही है। मैं कांटा लगा दूंगा यहाँ पर, मैं क्या लगा दूंगा बेटा, ये कांटा लगा दूंगा, मैं कहूँगा साहब मैच नहीं कर रही है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, दोनों की ड्यू डेट बिल्कुल अलग है बेटा। और ये सुविधा दे रखी है कि पेमेंट, देखो गवर्नमेंट को टैक्स तो चाहिए ना साहब, टैक्स तो टाइमली मैनर में चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है बेटा टैक्स टाइमली मैनर में दे दो, क्वार्टरली दे दो, और रिटर्न भले ही साल में एक बार भर के दिखा देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न यू कैन फाइल वंस इन अ ईयर। तो बेटा कहीं से भी अपन नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एज पर द डिस्कशन अबव द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, हाँ सर बेटा, ये होप आपको मज़ा आया होगा। इसी के साथ बेटा GST RTP कंप्लीट हो जाती है रिवीजन के लिए हमारी CA इंटर की। इसके अलावा भी बेटा अगर कोई रिवीजन लेक्चर चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए बेटा, कोई सेक्शन चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दो यार, मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगा। GST से रिलेटेड अगर आपको किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सर मुझे प्रॉब्लम है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये मेरा इशू है बेटा, मैं उसके ऊपर आपको एक छोटा सा क्वेरी वीडियो बनाकर दे दूंगा, आपकी क्वेरी को उस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। बाकी बेटा पढ़ते रहो और बहुत मेहनत करो बेटा, कम से कम अपन को 15 घंटे पढ़ना है, 14 से 15 घंटे मन लगाकर पढ़ना है, और कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व कर सकें बेटा उतने ज़्यादा करें। बेटा CA बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटर आपका निकल जाएगा, इंटरमीडिएट सिंपल है, इतना टफ नहीं है। माना बेटा अब 8 पेपर हो गए न्यू सिलेबस में, कहीं ना कहीं बेटा वॉल्यूम तो होता ही है CA के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 पेपर कवर करने में बहुत टाइम लगता है,
मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर आपकी मेहनत है पूरी, आपने शिद्दत से पढ़ाई करी है, सारी क्लासेस अच्छे से कवर करी है, सारे नोट्स अच्छे से बनाए हैं, समरी नोट्स बनाए हैं, डायग्राम बनाए हैं, चार्ट बनाए हैं, एग्जाम से पहले यही काम आता है बेटा, डायग्राम और चार्ट्स बहुत काम आए थे आपके, शॉर्ट समरी बहुत काम आती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बनाकर तैयार रखनी है और बहुत मेहनत करनी है, आगे जाएंगे, ये मेरा वादा है दोस्त, आगे जाएंगे, पास होंगे। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।